हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा अपकमिंग एग्जाम जो बिजनेस स्टडीज का 22 ऑफ फरवरी में हमारा पेपर है। तो आज से हम उसकी तैयारी करेंगे। पर डे हर दिन आपको एक नया चैप्टर रिवाइज करने को मिलेगा और इतने ही दिन हमारे एग्जाम को हैं। अगर हम आज कल परसों नरसों इस तरह से 12 दिन तक अपने एक एक चैप्टर करते हैं और एक दिन 13th डे हम उसको सारा रिवीजन एक बार कर लेंगे, तो जो नेक्स्ट डे होगा 22 उसमें हमारा बिल्कुल बढ़िया तैयार बिजनेस स्टडीज का पेपर होगा। तो आपको बस मेरे साथ साथ तैयार करना है हमारा आने वाला एग्जाम बिजनेस स्टडीज का। तो अगर हमें जैसा कि आपको पता भी होगा कि हमारे 12 चैप्टर्स हैं बिजनेस स्टडीज के, तो उसमें आज की इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे पहला चैप्टर जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आपको एक एक पॉइंट डिस्कस करके मैं बताती जाऊंगी चैप्टर में हमें कैसे कैसे तैयार करना है, क्या हम स्ट्रेटेजी बनाएं तो हम उस टॉपिक को रेडी करेंगे। और लास्ट में 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगी जो केवल अगर आप उसे करते हैं इस चैप्टर में तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा प्रोबेबिलिटी यही है कि उन तीनों टॉपिक से ही हमारे फर्स्ट चैप्टर में पॉइंट्स कवर होंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर में नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में कि भाई ये मैनेजमेंट होता क्या है। तो मैनेजमेंट एक आर्ट है। इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली एंड अचीव द गोल ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के एक सिंपल वर्ड्स की डेफिनेशन है, ये आप तैयार कर लो। कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन अगर डायरेक्ट में आ गया तो मैनेजमेंट को डिफाइन करेंगे तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन होगा। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन efficiently and effectively and achieve the goal of the whole organization। दूसरा टॉपिक अगर हम अपनी बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे तो दूसरा टॉपिक हमारे इस चैप्टर में है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो मान लो अगर ये केस स्टडी एक आपको आ जाए कि वॉल्वो लिमिटेड नाम की एक कंपनी है और उसमें एक मैनेजर है प्रोडक्शन मैनेजर, और प्रोडक्शन मैनेजर को टारगेट मिला है कि वो 100 वाटर कूलर्स रेडी करेगा 1 मंथ में और पर कॉस्ट जो वाटर कूलर की होगी वो 100 रुपीज होगी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उसने 1 मंथ में अपना टारगेट तो कंप्लीट कर दिया लेकिन पर कॉस्ट उसको 100 रुपीज की जगह 120 रुपीज वाटर कूलर के लग गए। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि वो एफिशिएंट है या इफेक्टिव। तो याद रखना जब काम विद इन कॉस्ट हो जाता है तो वो एफिशिएंट कहलाता है और विद इन टाइम हो जाता है तो उसे इफेक्टिव कहते हैं। और दोनों चीजें हो जाए तो एफिशिएंट और इफेक्टिव दोनों। तो ये टॉपिक केस में आए विदाउट केस में आए, गेटिंग द राइट डन ऑन विद इन द टाइमिंग्स देन दिस इज नोन एज इफेक्टिव एंड विद इन द कॉस्ट देन इट इज एफिशिएंट। तो इसको भूलना नहीं है, अच्छे से ये तैयार करना है। केस विदाउट केस दोनों ही कैसे भी हमें नजर आ जाए हम एफिशिएंट और इफेक्टिवनेस वाले कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। अब बुक के ही अगर अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बुक में है वो है हमारा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो बच्चों फीचर्स का अगर मैं प्रीवियस चैप्टर्स की हम मतलब एग्जाम की बात करूं तो ये हमें केस बेस्ड भी दिखा है टॉपिक, कुछ टॉपिक इसमें से कुछ फीचर्स इसमें से और कुछ डायरेक्ट भी आ जाते हैं। तो पहले डायरेक्ट वाले सुनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक इन्वर्टेड कॉमा में एक प्रॉपर सेंटेंस दिया है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस एक्सप्लेन। 3 नंबर में बहुत अच्छे से आप बता सकते हो कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है और उसको एक्सप्लेन करो। दूसरा मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल एक्सप्लेन। आपके पास 3 डायमेंशन है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो आप इजीली तीनों पॉइंट को कवर करके 3 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हो। नेक्स्ट मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। तो मैनेजमेंट भी गोल ओरिएंटेड भी है बेटा। विदाउट एनी गोल मैनेजमेंट में काम क्यों करेंगे, कोई गोल होगा इसके पीछे। कंटिन्यूस प्रोसेस या कि प्रोसेस हमने अभी पढ़ा था तो प्रोसेस हम अच्छे से जानते हैं कि वो प्लानिंग से स्टार्ट होता है, फिर जाता है हमारा नेक्स्ट प्रोसेस जिसको ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं, उसके बाद हम भर्ती करते हैं मतलब स्टाफिंग करते हैं और स्टाफिंग करने के बाद हम करते हैं क्या
डायरेक्ट करते हैं, और डायरेक्ट करने के बाद फिर हमारा पांचवा फंक्शन आ जाता है जिसको हम कहते हैं कंट्रोलिंग। क्या कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन है क्या? नहीं बेटा, कंट्रोलिंग होने के बाद नेक्स्ट प्लानिंग शुरू हो जाती है। तो इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, और वी कैन से इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस which starts from planning goes to the controlling and again new planning starts। तो यहाँ पर हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ कि ये प्रोसेस आ गया तो कैसे बताएंगे, गोल ओरिएंटेड आ गया। मल्टी डायमेंशन में हमने सीखा कि तीन तीन डायमेंशन होते हैं मैनेजमेंट में, हम लोगों का भी मैनेजमेंट करते हैं, वर्क जो कर रहे हैं असाइंड वर्क है उसका भी मैनेजमेंट करते हैं, और जो हमारा पूरा ऑपरेट वर्क चल रहा है उसका भी मैनेजमेंट होता है। तो ये मल्टी डायमेंशनल है, केवल एक डायमेंशन को नहीं देख के दूसरे डायमेंशन को भी देखता है। देन अदर होता है मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट हमें दिखता नहीं है, आप देखो आपके बगल में क्या कड़ी चावल खा रहा है क्या? मैनेजमेंट नहीं खा रहा ना। तो मैनेजमेंट इज intangible, it can't be seen by our eyes, we can only feel it। तो मैनेजमेंट इज intangible force, मैनेजमेंट हमें दिखता नहीं, हम उसे केवल फील करते हैं, ठीक है। तो इट इज intangible। एक होता है मैनेजमेंट इज डायनामिक इन नेचर, मैनेजमेंट का तरीका हमारा बदलता रहता है, रिजिड नहीं है। जैसे आपने कोई चीज का आज मैनेजमेंट किया, जरूरी नहीं है अगली बार भी आप सेम तरीके से उसे मैनेज करें, कंडीशंस के अकॉर्डिंग बदल जाता है। तो मैनेजमेंट इज व्हाट, इट इज डायनामिक इन नेचर। तो डायनामिक इन नेचर हो गया, गोल ओरिएंटेड हो गया, ऑल परवेसिव रह गया। व्हाट इज ऑल परवेसिव? ऑल परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब होता है मैनेजमेंट इज नॉट ओनली देयर इन सोसाइटी, इट इज देयर इन पॉलिटिक्स, इन होम, इन वर्क असाइंड, इन ऑर्गेनाइजेशन, इन एंटरप्राइज, in society, in community, in everywhere we found management। So it is all pervasive, या फिर it is यूनिवर्सल वैलिडिटी। उसके बाद हमने ऑफ पीपल ऑफ अ मल्टी डायमेंशन पढ़ लिया, कंटिन्यूस प्रोसेस पढ़ लिया, गोल ओरिएंटेड पढ़ लिया, और एक ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट कोई एक इंसान नहीं कर सकता बेटा, तो ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, बहुत लोग मिलके एक काम को पूरा कंप्लीट करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। तो इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। डायनामिक बता दिया, इनटेंजिबल भी कवर हो गया। तो हमने एक एक पॉइंट डिस्कस कर लिया ताकि कोई भी गलती ना हो। तो सबसे पहले तो हमने हमारा मीनिंग कवर किया कि भाई मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है। तो मीनिंग पढ़ने के बाद हमने इसके डिफरेंट फीचर्स कवर कर लिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जिसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के तीन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बेटा, पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, और तीसरा होता है हमारा इंडिविजुअल जिसको हम ह्यूमन ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पहले तो इसके बारे में समझते हैं। जिस ऑब्जेक्टिव में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम ये देखते हैं कि क्या हमारा बिजनेस सरवाइव कर रहा है, सरवाइव कर गया तो देखते हैं क्या प्रॉफिट अर्न कर रहा है, और अगर प्रॉफिट भी हो गया तो अब देखते हैं क्या उसकी ग्रोथ हो रही है या नहीं। तो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो जिस मान लो अगर ये क्वेश्चन केस बेस्ड भी आ जाता है, तो जिस केस स्टडी में आपको सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ दिख रहा है उसका आंसर ऑर्गेनाइजेशनल होगा, और इसकी कोई स्पेशल डेफिनेशन नहीं है बुक में। The objective which is based on survival, profit and growth, such type of objective is known as organizational objective। It contains the following points, और फिर सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ को समझा देंगे, वहीं पर भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फिनिश हो जाएगा। दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में हमें देखना पड़ता है द ऑब्जेक्टिव विच आइडेंटिफाई द वर्क विच इज फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, दैट इज यूजिंग ऑफ इको फ्रेंडली थिंग्स and do not use the hazardous chemicals, make the quality products and employment opportunities, etc., etc. The things which are for the benefit of the society comes under
सोशल ऑब्जेक्टिव, और तीसरा होता है बच्चों हमारा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में हमें मिलते हैं वो सारी चीजें जो हमारे लिए फायदा है, जैसे हमें कॉम्पिटिटिव सैलरी मिलती है या नहीं, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हमें पीयर रिकॉग्निशन होता है या नहीं, क्या हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं या नहीं, क्या हमें वर्किंग कंडीशन हमारी स्मूथ है या नहीं, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स में जैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है, और जैसे हमारे लिए फ्री होम फैसिलिटीज है, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज जो हमारे बेनिफिट के लिए हो, तो उसे कहते हैं हम क्या, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो कहीं पर भी याद रखिए बेटा, कोई भी पर्सनली अपने बारे में अगर सोचता है तो वो सोचता है कि उसे वर्क एनवायरनमेंट अच्छा मिले, पीयर रिकॉग्निशन हो, उसको वेलफेयर और उसकी जो कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल कंडीशन हो, और उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल पेंशन्स मिले उसे, या फिर परक्यू साइट्स में देख लेते हैं बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे हाउसिंग फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है। तो दीज ऑल द थिंग्स कम्स अंडर द ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, इसको पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का पोर्शन भी खत्म हो गया। केस स्टडी इजीली पहचान जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जिसमें ग्रोथ, प्रॉफिट और सर्वाइवल दिखेगा वहां हम ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे, सोसाइटी का वेलफेयर दिखेगा, सोशल ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, और जहां पर हमारा अपना बेनिफिट हो जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, तो उसे में लिख देंगे हम क्या, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन भी फिनिश हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचर, नहीं इसके बाद हमारी बुक के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। एक ये मैनेजमेंट चैप्टर ही नहीं, हमारे जो शुरू के 8 चैप्टर है ना, उसमें मैं 4 इंपॉर्टेंस आपको बता रही हूँ, आप अच्छे से तैयार कर लो। नंबर 1 है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो मैनेजमेंट से काम करने से हमें सबसे अच्छा फायदा होता है कि हम रिसोर्सेज को ऑप्टिममली यूटिलाइज करते हैं, अननेसेसरी रिसोर्स वेस्ट नहीं होते या फिर अनयूज्ड भी नहीं रहते, एफिशिएंटली हर एक रिसोर्स प्रॉपर यूटिलाइज होता है जब हम काम मैनेजमेंट से करते हैं। तो मैनेजमेंट इज व्हाट, मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज having an importance that is optimum utilization of रिसोर्सेज। एक और दूसरा इंपॉर्टेंस रट लो, सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे, वो है एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर हम नहीं, और मैनेजमेंट लिखकर ऐसे लिखेंगे एफिशिएंट एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, तो ज्यादा अच्छा लगे, क्योंकि अगर हम अपने काम को मैनेजमेंट से करते हैं तो हमारा काम एफिशिएंट होगा, कम कॉस्ट में, इफेक्टिव होगा, विद इन टाइम होगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंस है किसका, हमारे मैनेजमेंट का। तीसरा होता है हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ अचीविंग द गोल, हेल्प्स इन अचीविंग द गोल, सबसे अच्छा इंपॉर्टेंस है बेटा। अगर हम काम प्रॉपर मैनेजमेंट से करते हैं तो हम अपने गोल को इजीली अचीव कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। एक और तैयार कर लीजिए, वो है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ये आपके लिए बहुत इजी रहेगा, अच्छे से आप उसे पुट कर सकते हैं। उसके अलावा में डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, मतलब हमारी पर्सनैलिटी भी इंप्रूव होती है अगर हम अपने काम को प्रॉपर मैनेजमेंट से करते हैं। तो दीज आर द कॉमन इंपॉर्टेंस। एक बार बुक के इंपॉर्टेंस पढ़ के देख लेते हैं। helps in achieving the goal, increases the efficiency, helps in achieving the personal objective। मैंने कहा था ना अभी, helps in development of personal मतलब personality, तो यही बात कह रहे हैं, development of society। तो these are the points important, और ये हम हो गए हमारे importance of management। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम नेचर की बात करें तो बेटा हमारे मैनेजमेंट के तीन नेचर हैं, साइंस भी है, आर्ट भी है, प्रोफेशन भी है। तो अभी पहले तीनों बारे में बात सुनो, फिर क्वेश्चन बताऊंगी कि ये किस टाइप से आ सकता है। देखो सबसे पहले विदाउट केस की बात करते हैं। तो मैनेजमेंट इज अ साइंस, मैनेजमेंट इज अ साइंस बट नॉट एग्जैक्ट साइंस, इट इज इनएग्जैक्ट साइंस, इट इज नॉट साइंस लाइक केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, मैनेजमेंट इज अ साइंस बट नॉट एग्जैक्ट साइंस, इट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस बट नॉट द साइंस लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो मैनेजमेंट साइंस तो है बट एग्जैक्ट साइंस नहीं है। क्यों नहीं है एग्जैक्ट साइंस? क्योंकि ये
बहुत सारे साइंस के फीचर नहीं यूज करता है। जैसे पहला फीचर होता है साइंस का सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सारा काम सिस्टमैटिक करना। दूसरा होता है हमारा जिसको हम बोलते हैं बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन, नॉट क्रिएटिविटी, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। तो एक्सपेरिमेंटेशन का बेस होता है, तो ये भी एक मैनेजमेंट का साइंस का फीचर होता है। और इन फीचर्स में अगर हम एक है यूनिवर्सल वैलिडिटी, एक तीसरा फीचर और क्या होता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। हर जगह साइंस की जो कॉन्सेप्ट्स है हर जगह चलते हैं। इंडिया में अगर 2 × 2 = 4 है तो कहीं और दूसरी कंट्री में भी बेटा 2 × 2 = 4 ही होगा। तो कहीं कोई कॉन्सेप्ट बदला हुआ नहीं है। न्यूटन ने लॉ जो दिया वो यहाँ पर भी लगता है, वो लॉ कहीं पर भी ऑल ऑफ द कंट्री लगता है। तो साइंस के फीचर यूनिवर्सल वैलिडिटी होते हैं, हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। इन तीनों फीचर ऑफ साइंस में केवल पहला फीचर है मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जो कि पूरा तरह ये वाला फीचर साइंस का पूरा की तरह मैनेजमेंट में आता है। नेक्स्ट 2 जो है वो अभी वर्क इन प्रोसेस है, अभी चल रहा है कि वो पूरी तरह साइंस में तो आते हैं, पूरी तरह मैनेजमेंट में नहीं आते हैं। तो मैनेजमेंट इज अ साइंस बट नॉट एग्जैक्ट साइंस, इट इज अ सोशल साइंस। दूसरा है मैनेजमेंट इज एन आर्ट, तो पूरी तरह मैनेजमेंट कला है, मैनेजमेंट हमारे लिए आर्ट है। क्यों? क्योंकि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, पहला पॉइंट। इसको थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज भी कह सकते हैं। दूसरा है बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी एंड स्किल्स, तो बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी एंड स्किल्स है। और तीसरा है बेटा हमारा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, ये हमारा आर्ट का फीचर था, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तो पर्सनलाइज एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है पहले समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ए ने भी वही चीज तैयार करी, बी ने भी तैयार की, सेम चीज सी ने भी तैयार की, बट ए बी और सी और डी में से इन चारों में ए का उस चीज को प्रेजेंट करने का तरीका अलग है, बी का अलग है, सी का अलग है, डी का अलग है। तो इसमें क्या है बेटा हम सब कुछ सेम चीज सीखते हैं। जैसे अब आप हर चीज सीख रहे हो, आप बीएसटी सीख रहे हो, यहाँ पे अकाउंट सीख रहे हो, इको सीख रहे हो, लेकिन सबको पेपर में प्रेजेंट करने का सबका तरीका डिफरेंट होगा। तो इट इज योर आर्ट, या आपकी कला है। तो बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी एंड स्किल्स, और दूसरा हो गया हमारा पर्सनलाइज एप्लीकेशन, और तीसरा हो गया हमारा इट इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इन तीनों के तीनों पॉइंट्स को हम पूरी तरह मैनेजमेंट में लेते हैं, तो मैनेजमेंट पूरी तरह से एक कला है। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। तो क्या आप मानते हैं मैनेजमेंट प्रोफेशन है? तो आप बोलेंगे नहीं, मैनेजमेंट प्रोफेशन तो है बट पूरी तरह प्रोफेशन नहीं है, नॉट फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन। जैसे 3 सहेलियां आपस में बात कर रही थी, मतलब साथ में पढ़ी थी और बाद में जॉब करने लगी तो वो साथ में मिल गई, तो एक गेट टुगेदर उन्होंने की। तो उसमें क्या हुआ, अपने अपने क्या क्या काम कर रही है उन्होंने डिस्कस किया। तो भाई एक डॉक्टर थी, एक टीचर थी, तीसरी जो थी वो मैनेजमेंट मैनेजर थी। तो उसने कहा कि भाई हम दोनों तो प्रोफेशन में हैं बट हमारी ये सहेली प्रोफेशन में नहीं है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या वो सही बात कर रहे हैं? तो आप बोलना यस, क्योंकि मैनेजमेंट पूरी तरह प्रोफेशन में नहीं आता है। फिर फीचर बताना कम से कम 4-5, पहला लेना वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड नॉलेज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एमबीबीएस कराए तो आप डॉक्टर बनोगे, एलएलबी एलएलएम कराए तो आप लॉयर बनोगे। तो प्रॉपर तरीके से वेल डिफाइंड है कि आप ये पढ़ोगे तो आप ये बनोगे। इंजीनियर करने के बाद कोई डॉक्टर बनते देखा है आपने? नहीं देखा होगा। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, रेस्ट्रिक्टिव एंट्री है और प्रोफेशनल एसोसिएशन के थ्रू ही रजिस्टर्ड होते हैं, इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, सर्विस मोटिव है। तो इन सारे के सारे फीचर्स में केवल पहला फीचर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज comes under management. So management is not fully profession, it is not प्रोफेशन बट नॉट फुल फ्लेज प्रोफेशन। ओके, तो ये हो गया हमारा नेचर। हमें क्वेश्चन का तरीका अच्छे से देखना होगा। मान लो बच्चा कहता है कि मैम केस स्टडी आ जाए, तो केस स्टडी में कहीं ना कहीं फीचर्स का आइडेंटिफिकेशन होगा, जिसमें पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन की बात हो रही हो, क्रिएटिविटी की बात हो रही हो, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की बात हो रही हो, वहां आर्ट होगा। जहां पर सिस्टमैटिक बॉडी की तो बात हो रही हो लेकिन साथ में यूनिवर्सल वैलिडिटी या फिर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, इन तीनों की बात हो, तो वहां पर आंसर हमारा
साइंस होगा, और जहां रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, कोड ऑफ कंडक्ट, सर्विस मोटिव ऐसी जिक्र हो तो आंसर हमारा प्रोफेशन होगा। तो मैनेजमेंट के ये 3 नेचर थे। आगे बढ़ते हैं बुक के अकॉर्डिंग। हमारा अगला टॉपिक है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट है हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं। पहला होता है टॉप लेवल, देन मिडिल लेवल, देन हो गया हमारा ऑपरेशनल लेवल मतलब लोअर लेवल। इसको सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं। इनके तीनों नाम याद रखना, ऑपरेशनल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल और तीसरा होता है लोअर लेवल। अब पहले चलते हैं कि हमारी तैयारी इस टॉपिक पे कैसे होगी। इसकी तैयारी 2 तरीके से करिए। एक तो आपको लेवल पहचानना है, उसके बाद जो लेवल आप पहचानोगे ना, और उसमें आपको क्या करना है, उससे कंसर्न आपसे पूछ सकते हैं फंक्शन की बात बताओ, इसके फंक्शंस बता दो, तो फिर आपको उससे कंसर्न फंक्शन लिखने पड़ेंगे। यदि आप लेवल ही नहीं सही से बताओगे तो फिर आप उसके फंक्शंस कैसे लिखोगे। तो बहुत ध्यान देना है कि हम लेवल पहचान जाएं, लेवल मत भूलना, लेवल तो सबके निकलेंगे, ठीक है ना बेटा। तो याद रखना है हमें कि ये क्वेश्चन, ये केस स्टडी हमें कौन से लेवल की बात हो रही है। दूसरा तरीका इसका पेपर में आने का क्या होगा, फंक्शंस आपको लाइन बाय लाइन दिए होंगे। मान लो 4 फंक्शन दे दिया और वो बोल रहे हैं बताओ इन कौन कौन से मैनेजमेंट लेवल पे आते हैं ये। तो फंक्शन तैयार होगा तो लेवल बता देंगे, लेवल पता होगा तो फंक्शन बता देंगे। अब हमें क्या तैयार करना है पेपर के लिए, हमें वो हायरार्की तैयार करनी है जिसमें हमारे बुक में मेंशन है कि टॉप लेवल में कौन कौन आता है, मिडिल में कौन आता है और लोअर लेवल पे। तो मैं आपको याद कराने की कोशिश कर लेती हूँ। देखो सीओ, सीईओ, सीओओ, सीएफओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या फिर जनरल मैनेजर। तो ये सारे लोग हमारे टॉप लेवल पे आते हैं। जनरल मैनेजर को छोड़ के किसी भी नाम के पीछे मैनेजर होगा, और 3 नाम एक्स्ट्रा याद करने हैं, प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिपार्टमेंटल हेड और डिविजनल हेड। ये मिडिल लेवल पे आ जाएगा। और लोअर लेवल पे हमारे फोरमैन आ जाएंगे, केवल सुपरिटेंडेंट आ जाएगा और क्लर्क आ जाएंगे। तो ये सारे जो है हमारे वो लोअर लेवल पे आते हैं। तो ये हो गया वो हायरार्की तैयार करना जिसमें हम पहचान कर पाएंगे 1 मार्क्स में, मान लो एमसीक्यूज आ जाए तो हम पहचान कर पाएंगे किसकी बात हो गई। अब आती है कि इसके फंक्शंस। तो अगर हम टॉप लेवल की बात करें तो टॉप लेवल में ओवरऑल वेलफेयर को लुक आफ्टर करता है, पॉलिसीज और प्रोसीजर्स फ्रेम करता है, ओवरऑल कंट्रोल करता है और मेंटेन करता है पब्लिक रिलेशंस। तो ये टॉप लेवल का काम है। मिडिल लेवल की बात करें तो वो कहीं ना कहीं एक लिंक क्रिएट करता है टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में, मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज को, कोऑर्डिनेट करता है और इंटरप्रेट करता है पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप लेवल, और एंश्योर द प्रॉपर स्टाफिंग, प्रॉपर रिक्रूटमेंट देखता है, सिलेक्शन देखता है, कितने हमें मेंबर की जरूरत है उनको सिलेक्ट करता है, इंटरव्यूज लेता है, ये सब। और जो हमारा लोअर लेवल है वो ग्रेवियंसेस को लुक आफ्टर करता है वर्कर्स की, बूस्टिंग द मोरल ऑफ एम्प्लॉय। ये वर्ड आ जाए तो होगा लोअर लेवल। एक और वर्ड अचानक याद आ गया, लाइसन विद द आउटसाइड वर्ड, तो आंसर हो जाएगा हमारा टॉप लेवल। मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय होगा तो मिडिल लेवल। इंटरप्रेट द पॉलिसी बिटवीन द टॉप एंड द लोअर, आंसर क्या हो जाएगा हमारा मिडिल लेवल। तो ये फंक्शन अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो। आगे बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के लिए, दैट नेम इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। वैसे तो अगर ये टॉपिक या ना भी याद करें तो ये अपने आप तैयार हो जाएगा, क्योंकि अगले आगे आने वाले चैप्टर जो 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ये 5 चैप्टर हमारे फंक्शंस पे ही है। तो हमारे 5 फंक्शंस होते हैं। पहला होता है प्लानिंग, दूसरा होता है हमारा क्या होता है, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा होता है स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, फॉर whom टू डू इज नोन एज प्लानिंग। एक और इसकी बढ़िया सी डेफिनेशन है, where we are and where we want to go, here I am and here I want to go। ध्यान से फोटो को देखिएगा, कुछ अच्छा लगेगा आपको। तो here I am, ये मूछे है मूछे, and here I want to go। समझ में आ गया बेटा, here I am and here I want to go, this is known as planning। कहाँ मैं हूं और कहाँ मैं जाना चाहती हूँ तो उसे बोलेंगे हम प्लानिंग। एंड थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, फॉर whom टू डू इज नोन एज प्लानिंग। दूसरा होता है बच्चों हमारा
Organizing. Organizing is the process of identification and division of work. कॉमा लगाएंगे डिपार्टमेंटलाइजेशन, फिर कॉमा लगाएंगे असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड एस्टेब्लिशिंग रिपोर्ट रिलेशनशिप। आपको लग रहा होगा कहीं ना कहीं मैम तो ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप्स की बात कर रही हैं, तो क्या हुआ बेटा, अगर हमें स्टेप तो याद करने ही है, तो जब उस चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगी उसके स्टेप्स आपको रेडी कराऊंगी, उन्हीं स्टेप्स को कॉमा लगा लगा के लिख देना, तो ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन कवर हो जाएगी। वैसे ऑर्गेनाइजिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग भी होता है, जो हमने प्लान किया उस एज पर प्लान एग्जीक्यूट करना, उसे हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। तीसरा होता है हमारा स्टाफिंग, placing the right person at the right time at the right job at the right place is known as staffing। सही इंसान को सही जगह सही समय पर सही जगह पर प्लेस करना, उसे कहते हैं स्टाफिंग। और नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टिंग, इंड्यूसिंग, इंड्यूस करना, इंस्पायरिंग, इंस्पायर करना, इन्फ्लुएंसिंग, इन्फ्लुएंस करना, एंड इंस्ट्रक्टिंग द पर्सन, मतलब 4 आई की बात हो गई, इज नोन एज डायरेक्टिंग। मोटिवेटिंग भी लिख सकते हैं, सुपरवाइजिंग भी लिख सकते हैं, इसको हम डायरेक्टिंग करते हैं। क्यों? फॉर अचीविंग द गोल एंड वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली इज नोन एज डायरेक्टिंग। नेक्स्ट है हमारा, इसका बोलते हैं हम कंट्रोलिंग, एंड कंट्रोलिंग इज द कंपैरिजन ऑफ टुडेज परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड, मतलब डिजायर्ड परफॉर्मेंस से अगर हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं तो उसे कंट्रोलिंग कहते हैं। यहाँ पर हमारे सारे के सारे फंक्शंस भी कवर हो गए। 8th पॉइंट है इस चैप्टर का, जो कि आखिरी पॉइंट है, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है अ फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, वो फोर्स जो हमारे सारे फंक्शन को बाइंड करती है। बच्चों याद रखना, प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग को, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, सब में कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत है। द फोर्स दैट सिंक्रोनाइजेस और दैट बाइंड्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कई बार 3 नंबर में क्वेश्चन दिख जाता है, तो एसेंस की बात होगी तो आप 3 पॉइंट अच्छी तरह कवर करेंगे। पहला, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड इन ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसके अंदर तीनों लेवल की बात कर देना। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड इन ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, सारे फंक्शन की बात कर देना। कोऑर्डिनेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तीनों को समझा देना और अच्छे से हमारे कोऑर्डिनेशन एज एसेंस। अब समझाने के लिए कुछ बच्चे होते हैं, कहते हैं मैम लिखना तो आता है बट समझा नहीं पाते, तो हम देखो कुछ नहीं करना होता। जैसे आपने पहला पॉइंट लिखा, कोऑर्डिनेशन इज important in all the levels of management. So one of the important essence of coordination is it is one of the important, it is needed in all the levels of management, whether it is top level, middle level and lower level. So we can say it is one of the important essence of coordination। चीजों को बना बना के लिखो, याद करोगे तो याद कर भी नहीं पाओगे, बहुत सारा डेटा है, कहाँ तक याद करोगे, बच्चे तो नहीं हो पाता है, तो समझ समझ के लिखो। स्टार्टिंग में जो हमने हेडिंग बनाई है उसी हेडिंग से ही लाइन को फ्रेम करने की कोशिश करो, ठीक है। कोऑर्डिनेशन एज एसेंस को करने के बाद, अच्छा कोऑर्डिनेशन को पहचानने की बात भी दिख जाती है। मान लो कोऑर्डिनेशन को पहचानने की बात क्या होगी, तो आपको फोर्स दैट बाइंड्स पे ध्यान देना है, सिंक्रोनाइजेस पे याद रखना है, और एक लाइन और सुन लो ध्यान से, इट इज अ फोर्स, इट इज अ ग्रुप एफर्ट विच बिकम मोर प्रोडक्टिव इफ इट इज यूज। कौन सा ग्रुप एफर्ट है, अगर उसको यूज करें तो काम और प्रोडक्टिव होगा, तो उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। फोर्स दैट बाइंड्स या सिंक्रोनाइजेस, एक ऐसा फोर्स एफर्ट्स जो ग्रुपली अगर हम कर रहे हैं तो हमारा ज्यादा अच्छे से काम होगा, एफिशिएंट होगा और काम भी टाइमली अचीव होगा, तो इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। एसेंस को करने के बाद हमारा नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो फीचर्स में आप लोग मैनेजमेंट के फीचर कवर कर लेना, जैसे ग्रुप एक्टिविटी, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऑल परवेसिव, है ना। तो ये सारे पॉइंट कोऑर्डिनेशन के अंदर आप मैनेजमेंट के लगा लेना। और नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कहाँ नीड होती है इसकी, कोऑर्डिनेट करेंगे जहां पर हमारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, बिग ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर बड़ा साइज का ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत होती है। स्पेशलाइजेशन, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय स्पेशलिस्ट कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ स्पेशलिस्ट ड्यू टू ग्रेट कॉम्प्लेक्सिटी। तो कहाँ, जहां पर
इंटरेस्ट की, ओपिनियंस की बात हो कि प्रॉपर तरीके से अगर हम स्पेशलाइज्ड वर्क करा रहे हैं तो वहां पर भी कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत होती है, नीड होती है। जहां पर फंक्शनल डिफरेंशिएशन है, सब अपने अपने डिपार्टमेंट्स में बांट दिए गए हैं और सब अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी बच्चों, जब तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अच्छा काम नहीं करेगा तब तक सेल्स डिपार्टमेंट में इफेक्ट पड़ेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में इफेक्ट पड़ेगा। सभी डिपार्टमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो यहाँ हमारा चैप्टर 1 फिनिश हो गया। लेकिन बेटा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा जो है वो है, लिख लो कहीं पर, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर हर साल आने वाला क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं डायरेक्ट या फिर केस बेस्ड हमें नजर आ जाएगा, तो नेचर को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन वाला, कोऑर्डिनेशन एज एसेंस या फिर कोऑर्डिनेशन क्या होता है, केस स्टडी पहचानना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो तीनों लेवल है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तो इन तीनों के फंक्शंस और तीनों के कौन कौन से मैनेजर्स या कौन कौन से मेंबर्स इसके अंदर आते वो तैयार करिए। यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर डन हो गया। एक बार इस चैप्टर को अपनी साइड से डन कर लो, तो फिर एक छोटी कॉपी बना लो, पतली कॉपी बना लो, जिसमें आप हेडिंग्स और सब हेडिंग्स एक जगह लिख लो। पेपर से 1 डे बिफोर भी बहुत काम आएगी और लिखने से ना तैयार बहुत अच्छे से हो जाता है। तो ये चैप्टर मुझे लगता है आपको अच्छे से तैयार हो गया होगा। कल के लिए भी वेट करना, सेकेंड चैप्टर कराऊंगी कल मैं, और हर दिन एक चैप्टर करेंगे। आप अपने पेपर की तैयारी भी करते रहो। अगर आपका पहला पेपर फिजिकल एजुकेशन का है तो आप उसकी तैयारी भी करते रहो। लेकिन अगर आप 1 घंटा हमारे इस चैप्टर को देते रहोगे, एक एक चैप्टर भी, तो जैसे ही आपका पेपर खत्म होगा ना फिजिकल एजुकेशन का, आपके पास बहुत सारा लोड नहीं होगा कि मुझे 5-6 दिन में कैसा कैसे तैयारी करूं मैं, क्योंकि आपके पास टाइम केवल 18, 19, 20, 21 4 दिन का टाइम होगा ना। तो अभी से तैयार करेंगे। 1 डे फॉर अ डे, 1 चैप्टर फॉर अ डे बहुत ज्यादा नहीं होता है, आराम से हो जाएगा। होप करती हूँ कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। और कोई भी क्वेरी हो, समझ नहीं आया हो, कोई पॉइंट क्लियर और अच्छे से करना हो, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को अपने बहुत सारे फ्रेंड्स में जरूर पहुंचाना बच्चों, ताकि सब तक वीडियो पहुंच जाए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और बिना सब्सक्राइब देख रहे हो ना, तो फटाफट से प्लीज सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और शेयर बहुत सारा कर लो। बाय बाय।